तो 27 से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 27 को फतेह करने की पूरी प्लानिंग हो रही है और एक एक चेहरा बहुत सोच समझकर चुना गया है, जिसमें जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं और क्षेत्रवाद का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी, उसको भी पूरी तवज्जो दी गई है। लगातार हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से 2024 में जो गैर जाटव वोट बैंक है वो अच्छा खासा उसमें डेंट पड़ा था, ओबीसी वोट बैंक में अच्छा खासा वो जो डेंट पड़ा था वो शिफ्ट हो गया था समाजवादी पार्टी की तरफ। तो उनको साधते हुए कैसे ये जो नया मंत्रिमंडल विस्तार है, इसके जो 6 चेहरे हैं उन्हें कैसे चुना गया है। तुषार, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि हिंदुत्व ही अकेले काफी नहीं होगा। ये 2024 में समझ में आ गया। राम मंदिर भी बना था लेकिन उस रीजन में भी आपने सीटें गंवा दी। तो अब काम करना होगा, छोटी छोटी जाति पे उनको साधना होगा और ये मंत्रिमंडल विस्तार उसी की तरफ बढ़ाए हुए कदम है। और अच्छी बात यह है कि भाजपा को उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका वोटर उन्हें छोड़कर नहीं गया है। जो सीटें वो 2024 में हारे वो बहुत मार्जिन्स पे हारे हैं। तुषार, एक मिनट आपको बीच में रोकूंगी। यहाँ आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात करके उनको पुष्प देकर स्वागत उनका कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं और उसके बाद अब कुछ ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। औपचारिक तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। जो विधानसभा के संख्या के अनुसार, उसके अनुपात में 60 मंत्री आप बना सकते हैं पूरे मंत्रिमंडल में और अभी फिलहाल 54 मंत्री मौजूद हैं योगी जी को मिलाकर और अब 6 मंत्रियों के रिक्त पद खाली थे जिन्हें 2027 के चुनाव से पहले भरा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में औपचारिक प्रक्रिया जो है शपथ ग्रहण समारोह की वो शुरू हो जाएगी। जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो तमाम नेता अब वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। 3 बजे के बाद से उनको वहां पहुंचना शुरू होना था और 3:30 पर यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना था। तो हो सकता है कुछ मिनटों की देरी हो। सीधी तस्वीरें हम आपके पास लेकर आएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उनके पीछे के कारण क्या है, उन्हें चुनने के पीछे क्या कारण है, कौन से रीजन, कौन सी सीटों पर वो असर डालते हैं। तुषार, आप अपनी बात पूरा करें कि जो 2024 में सीटें गंवाई थी लोकसभा की, अगर उनको हम कन्वर्ट करें विधानसभा में, उन रीजन्स की बात करें तो आप कह रहे थे कि नुकसान ऐसा नहीं था कि उसकी भरपाई ना हो सके, मार्जिन जो था वो बहुत हाई नहीं था। उसको आप कंप्लीट करें बात को। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। बंगाल से भी हमने ये सीखा कि अगर आप मार्जिन्स पर हैं, आप उनको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं एनडीए और इंडी का वोट एब्सोल्यूट नंबर में भी देखूं, आज भी एनडीए का वोटर ज्यादा आंकड़ा है, उनका बड़ा आंकड़ा है सपा की अलायंस से। तो भाजपा को यहाँ ये करना है, उनका जो एक पूरा इलेक्शन कैंपेन है कुछ 3 चीजों पर होगा। महिलाएं क्या सोचती हैं, योगी जी की पॉपुलैरिटी कितनी है और जाति समीकरण कितना है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कोई चिंता नहीं करनी, डेवलपमेंट का काम अच्छा चल रहा है, वेलफेयर का काम अच्छा चल रहा है, वो सब अपनी जगह ठीक है। महिलाएं आज भी योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ है क्योंकि इन लॉ एंड ऑर्डर में उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप बात करें जाति समीकरण की, वहां काम करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ की खुद की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, आप किसी से भी यूपी में बात कर लीजिए। बात ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ नया क्या कर रहे हैं। जितने लोगों से भी आप बात करें वो कहते हैं पहले एक अलग तरीके का राज्य था, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत एक डर रहता था, गुंडागर्दी रहती थी। योगी आदित्यनाथ के होते हमें ये सुकून है, हमें ये चिंता नहीं है कि ऐसा कुछ दोबारा होगा। तो उनकी पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह सही है। जो एक कमजोर कड़ी रह जाती है वो है जाति समीकरण और तभी जो हमें एक्सपेंशन देख रहे हैं, वेस्टर्न यूपी पर भी फोकस है, सेंट्रल प्रोविंसेस पे भी फोकस है। और अगर भाजपा की बात करें वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि वहां पर एक माइनॉरिटी वोट बहुत बड़ा है जो सपा के साथ जाता है, वहां पर मार्जिन्स बहुत जरूरी हो जाता है। अगर वहां पर थोड़ा सा भी जाट वोट आपके खिलाफ जा रहा है, फिर वो असेंबली लेवल पे वो सीटें बहुत जल्दी हारने लग जाते हैं और वहां से आपका इलेक्शन बिगड़ना शुरू हो जाता है। पिछली बार भी 2022 में भी मुझे याद है जब 7 फेज में इलेक्शन होता, पहला फेज वेस्टर्न यूपी में था। और जो वहां से आपको रोकना चाहूंगी, बीच बीच में लगातार खबरों की अपडेट भी देते रहेंगे, माफी चाहूंगी। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, आइए उनको भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा पर्ची में लिखकर नाम आए हैं, वही नाम पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा महिलाओं को, अखिलेश यादव जी स्टेशन में है, उनको पता है कि
चलिए, अखिलेश जी यहाँ पर अलग मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मंत्रिमंडल है, प्रेरोगेटिव है, कब बनाएं, कैसे बनाएं, किसको बनाएं। अगर आप पीडीए के फॉर्मूले से आप अपीजमेंट की राजनीति करके चल सकते हैं तो फिर ठीक है, ये दूसरे दलों के पास भी ये पूरा का पूरा अधिकार होता है। तुषार, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं चोट तो लगी है। अखिलेश जिस तरह से उनकी जिसे कहते हैं ना कि रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी छटपटाहट है, अखिलेश भी जान रहे हैं कि उनके फॉर्मूले में यहाँ डेंट पड़ रहा है। जो नाराजगी का फायदा उन्होंने 24 में भुनाया था, वो नाराजगी दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसीलिए अखिलेश की छटपटाहट जो है वो लंबे लंबे पूरे एक पन्ने के ट्वीट में सामने आ रही है। जी, भाजपा की आदत है वो अपना सबक जल्दी सीख लेती है। 24 में अखिलेश यादव ने जो कार्ड खेला, जो उन्होंने एक जाति का समीकरण बैठाया, भाजपा शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें लगा वो वेलफेयर पे इलेक्शन जीत जाएगी, हिंदुत्व की एक वेव है उस पर इलेक्शन जीत जाएगी। ऐसा नहीं होता। इस बार भाजपा भी अपना जाति समीकरण बिठाएगी और ये जरूर याद रखेगी कि जो उनके साथ 24 में हुआ दोबारा 27 में ना हो। ठीक है, बिल्कुल करेक्टिव मेजर्स जो हैं यहाँ पर पूरे ले लिए गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल होने जा रहे हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर आपको राज्यपाल के साथ बैठे हुए, मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी हैं, साथ ही मनोज पांडे हैं, कृष्णा पासवान हैं, सुरेंद्र दिलेर हैं, कैलाश राजपूत हैं, हंसराज विश्वकर्मा हैं। तो अब से कुछ ही देर में पद और गोपनीयता की औपचारिक शपथ जो है 6 नए मंत्रियों को यहाँ पर दिलाई जानी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पश्चिमी यूपी से आते हैं, मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले कार्यकाल में पंचायती राज्य मंत्री भी रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो मौजूदा मंत्रिमंडल में मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर का प्रतिनिधिमंडल नहीं है, यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको यहाँ पर जगह दी जा रही है। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, तो यहाँ पे मनोज पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। समाजवादी पार्टी से बगावत करके वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगातार विधायक रहे, क्रॉस वोटिंग जब की थी तब खुलकर बीजेपी की तरफ उनकी लीनियत सामने आई
और आज सोमेंद्र तोमर वो योगी मंत्रिमंडल माननीय श्री में जगह अजीत पा सिंह रहे हैं। पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दो मंत्रियों का एक तरह से कहें प्रमोशन भी हुआ है। तो यहाँ पर अजीत पाल सिंह और सुरेंद्र तोमर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर भी शपथ ली है। तो योगी का ये फाइनल 27 से पहले का मंत्रिमंडल विस्तार है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में सीधे सीधे हर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है। जिन क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन कम था, खासतौर से पश्चिमी यूपी की बात करें, और वहां पर 2024 में पीडीए के तहत जो सेंधमारी करने की जो पूरी कोशिश हुई थी समाजवादी पार्टी से, विरोधियों से, तो उसको भी कहीं ना कहीं काट करने की यहां पर कोशिश की गई है। भूपेंद्र चौधरी जाट चेहरा है, उनको जगह दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, मनोज पांडे जो हैं वो सेंट्रल यूपी से आते हैं और समाजवादी पार्टी से बगावत करके आए हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो उनको भी यहां पर साधने की कोशिश ब्राह्मण समाज को भी की गई है। साथ ही साथ कृष्णा पासवान की हम जो बात कर रहे थे कि पासी समाज से आती हैं और अलीगढ़ की जो बुंदेलखंड रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, खागा सीट से
वो विधायक हैं और लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी और वहां पर दलित समीकरणों को न सिर्फ उस रीजन में बल्कि अगर हम ब्रिज रीजन की बात करें तो वहां पर भी अगर दलित समीकरणों को साधने की बात की जाती है तो वो कृष्णा पासवान जो हैं वो सबसे मजबूत चेहरा मानी जाती हैं। कैलाश राजपूत की हम बात कर रहे थे तो कैलाश राजपूत भी एक ओबीसी चेहरा है और यहाँ पर टीवी से विधायक हैं, लोधी समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और कन्नौज का जिक्र जो यहाँ पर अभी अनंत विजय जी ने जो पूरा बताया था कि उनका अपने इलाके में दबदबा जो है वो जिस तरह से उस पूरे रीजन में उनका इस तरह का दबदबा है कि वहां पर आप देखिए कि वो गढ़ माना जाता है। डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ी थी और उसके बाद भी वहां पर किस तरह का उन्होंने टफ कॉम्पिटिशन दिया, तो उनका बूथ मैनेजमेंट, उनकी अपनी पकड़ अपने रीजन में बहुत मजबूत मानी जाती है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो आखिरकार ये जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधता हुआ, उनके रिप्रेजेंटेशन को साधता हुआ ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। सज्जन जी आपके पास नहीं आई थी, तुषार अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, आपके पास भी लौटूंगी। तो सीधे सीधे सज्जन जी, मिशन 2027 की तैयारी कोर्स करेक्शन के साथ, पीडीएफ फॉर्मूले की काट के साथ, हर जाति को खुश करते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार संपन्न हुआ। बिल्कुल सही बात है। और देखिए जो 8-10 महीने पहले जो मंत्री बनाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी जो सोच होती है वो चुनावी तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव तरीके से, सामाजिक समीकरण के तरीके से, उसके हिसाब से बनाई जाती है। और ये कहीं भी आप देखें कि इनके पास 8 से 10 महीने का कार्यकाल रहेगा। सबसे बड़ी इसमें बीजेपी की इसमें सावधानी यह है कि देखिए बंगाल और असम के चुनाव के बाद एक चीज स्पष्ट है और हमें लगता है कि अखिलेश यादव शायद उसको लागू करेंगे और यह भी हुआ था कि आप मुस्लिम नैरेटिव को बहुत ज्यादा पेडल नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे ही मुस्लिम नैरेटिव पेडल होता है वैसे ही बीजेपी के लिए बाकी जो हिंदू वोट है वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की निश्चित तौर पे ये सोच है कि अखिलेश यादव शायद 2024 में हुआ कि उन्होंने मुस्लिम नैरेटिव से ध्यान हटा के वो पीडीए की नैरेटिव और उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाव वाली नैरेटिव, तमाम तरह की जो नैरेटिव चल रही थी उस पे ज्यादा फोकस मिला और चूंकि उसकी सफलता भी उन्हें मिली, 37 सीटें मिल गई। वैसी स्थिति में भाजपा को यह निश्चित तौर पे लग रहा होगा कि अगर अखिलेश यादव एक हिंदू कंसोलिडेशन में अलग अलग जातियों का, उसमें पीडीए हो या बाकी कहा जाता है कि कुछ और भी जातियां जो बीजेपी की कोर वोटर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत अगर नाराजगी होती है, उसको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको पहले ही प्रीएम्प्ट करने की यह कोशिश है। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि इस बार जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी होगी खासकर समाजवादी पार्टी की, उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बंगाल और असम से सबक लेते हुए शायद वो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, मुस्लिम हितैषी के रूप में अपने आप को रहनुमा के रूप में आगे बढ़ाने, उस पे कम फोकस करेंगे क्योंकि उन्हें में ये ज्ञात है। और उसी तरीके से आप देखिए कि 2024 में क्या हुआ था कि पीडीए तो उनके हाथ से बीजेपी की तरफ से खसका ही था, खासकर दलित जातियों में पासी और खटीक, ये 2 जातियां निकल गई थी जो उससे पहले बीजेपी को वोट देती आई थी। बीजेपी की यहां पे सावधानी एक तरीके से थोड़ी एश्योर्ड भी है कि मायावती कितनी भी गिरी हुई है, कितनी भी गिरी हुई मतलब चुनावी मजबूती के तौर पे, उनका जो वोट प्रतिशत है अभी भी वो लगभग 83 लाख वोटों के ऊपर बैठे। और दलितों में भी जाटव वोट जो है आप उनसे नहीं छीन सकते, जाटव रहता ही है उनके साथ ही रहता है, गैर जाटव में आपको सेंधमारी करनी है, नहीं कर सकते हैं। तो रह गई बाकी दलितों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात, वो आ रही है। और जो गैर यादव पिछड़ा में, चूंकि आप देखेंगे तेजस्वी ने कोशिश किया 2020 में और 25 में कि गैर यादव पिछड़ों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे, सफलता नहीं मिली। लेकिन यहां पे बीजेपी बहुत ही कॉम्प्लेसेंट होकर नहीं बैठ सकती है। और एक बात निश्चित है कि योगी की पॉपुलैरिटी अपनी जगह है, प्रधानमंत्री की अपनी जगह, लेकिन उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग जगह और हर जाति में उन्हें ऐसे चेहरे चाहिए जिनके माध्यम से वो पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट कर सके वोट में। यह संदेश कहीं नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी जब एक तरीके से इतिहास बना सकती है। याद रखिए नेहरू के समय में हुआ था कि कांग्रेस लगातार 3 बार जीती थी, 52, 57 और 62 में। 67 में उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही थी और बाद में चरण सिंह बने थे मुख्यमंत्री। उसी तरीके से पहली बार होगा कि अगर योगी 2027 का चुनाव जीतते हैं तो 1952, 57 और 62 के बाद पहली बार 17, 22 और 27 का कोई पार्टी उस तरह के रिकॉर्ड को रिपीट करेगी। और भी ज्यादा इसलिए कि एक मुख्यमंत्री के अंडर के रिपीटिशन होगा कंसेक्यूटिव 3 विक्ट्री का, यह पहली बार होगा। ऐसे में कोई भी सावधानी, कोई भी गलती बीजेपी नहीं करना चाहेगी और उस तरीके से जो 10 महीने पहले की तैयारी होती है वो निश्चित तौर पे कुछ नहीं, वो चुनाव को ध्यान में रख के साधा जाता है।
बिल्कुल, तो यहां पर सीधे सीधे बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं मोल लेना चाहेगी। 29 की जिसे कहते हैं दशा और दिशा जो है, अगर बंगाल असम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दारोमदार 27 पर यूपी की जीत पर भी टिका हुआ है। हर्षवर्धन जी, जो बात सज्जन जी ने कही कि भाई हर बार जो बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा है, हिंदुत्व का नारा जो है, आपकी नैया पार हर बार नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के अंदर जहां पर जातियों का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, वहां पर जातियों का साधना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड, योगी मोदी की पॉपुलैरिटी, गुड गवर्नेंस काम नहीं करेगी, जिसका नतीजा आपने 2024 में देख भी लिया था। और अखिलेश भी अब उस पर काम करना शुरू कर गए हैं। वो तो महाराणा प्रताप की जयंती पर कह रहे हैं 2-2 छुट्टी दूंगा, और वो अब मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति थोड़े कम करते हुए दिख रहे हैं। नहीं बिनाज, इस पे मेरी थोड़ी असहमति है, और थोड़ी क्या कहें घनघोर असहमति है कि हिंदुत्व के अलावा भी कोई रास्ता है जो भाजपा को जिता सकता है। जातीय प्रतिनिधित्व, जातीय समूहों को एक तरह से कहें कि उनको ये न लगे कि हमारा कुछ इग्नोर किया जा रहा है, हमारा हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो बिहार जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो बंगाल जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो हरियाणा जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो दिल्ली जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो महाराष्ट्र का प्रचंड जनादेश आया वो हिंदुत्व है, जो असम का प्रचंड जनादेश आया वो हिंदुत्व है, जो ओडिशा का प्रचंड जनादेश आया वो हिंदुत्व है। किसी को भी अगर इसके अलावा और कुछ लग रहा है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को गलत फीडिंग हो जाएगी, गलत फीडबैक हो जाएगा। जहां तक 2024 की बात है, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भीतर की खामियां थी। लड़ाई लखनऊ दिल्ली के बीच के संघर्ष की थी। प्रत्याशी चयन बहुत खराब तरीके से हुआ था। कौन नहीं जान रहा था कि फैजाबाद की सीट लल्लू सिंह हारने वाले हैं? कौन नहीं जान रहा था? हम लोगों ने इंडिया टीवी पर ही बात करते हुए कितनी बार मैंने ही ये बात कही होगी। आपको प्रत्याशी चयन, जाति समूह, उसमें ठीक है, लेकिन अगर जाति का बहुत ज्यादा शोर आएगा, बहुत ध्वनि आएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और वो भी योगी भगवाधारी संत हैं, उनकी भी सबसे बड़ी ब्रांड यूएसपी वो हिंदुत्व है, उनके लिए भी सबसे ज्यादा वही काम करता है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत बड़ी यूएसपी है। तो मुझे लगता है कि ये जो जातीय समूह है, जातीय प्रतिनिधित्व है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और एक चीज और ध्यान में रखना होगा, पश्चिम से ज्यादा कड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के इर्द गिर्द से लेकर जो योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में है, सबसे ज्यादा संघर्ष वहां पर है, सबसे ज्यादा आपको संकट वहां पर है। लोकसभा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, विधानसभा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, पश्चिम से ज्यादा वहां मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि उन खांचों को, उन कील कांटों को अधिक दुरुस्त करना होगा। और क्या ये मंत्रिमंडल का विस्तार, जो अब एक तरह से कहें कि उनको काम नहीं करना है प्रतीक जैसे ही, क्योंकि अब 27 मार्च में तो नई सरकार आ जानी है, इसका मतलब है क्या वो संदेश संगठन के जरिए, वर्कर के जरिए जमीन तक जा पाएगा? क्या मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो आपका भी एक पर्सपेक्टिव निकल कर आया कि हिंदुत्व सबसे पहले फोरफ्रंट पे रहेगा। बहुत ज्यादा जाति की बात करेंगे तो वो उल्टा बीजेपी को बहुत फायदेमंद साबित नहीं होगा।